हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रीबिल्ड योरसेल्फ बाय प्रतिज्ञा रूमडे बुक के बारे में। हम सभी की जिंदगी में बदलाव आता है, चाहे हम उसे पसंद करें या नहीं। और सच कहें तो बदलाव एक ऐसा दोस्त है जिसे हम अक्सर अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। लेकिन बिना बदलाव के क्या हो सकता है? हम सब जानते हैं कि बिना किसी चुनौती या नयापन के हमारी जिंदगी एक जैसी ही रहेगी। यही तो है वह मसला जिस पर हमें विचार करना चाहिए। हमें बदलाव से डरने की बजाय उसे अपनाने की जरूरत है। सोचिए, अगर आप हर दिन वही पुरानी बातें, वही पुराना काम, वही पुरानी आदतें करते रहेंगे तो आपकी जिंदगी में क्या मजा आएगा? यही तो वह जगह है जहां हमें खुद से सवाल करना चाहिए। क्या हमें अपनी जिंदगी में कुछ नया चाहिए, या फिर हम हमेशा वही सब करने के लिए तैयार हैं जो पहले से किया है? अगर आपको लगता है कि आप किसी बदलाव से बच सकते हैं तो ये सोचना थोड़ा गलत होगा। बदलाव आता ही है, कभी अच्छी वजह से, कभी बुरी वजह से, लेकिन आता जरूर है। और यही सच है कि बिना बदलाव के कोई भी बदलाव, कोई भी सुधार, कोई भी प्रगति मुमकिन नहीं होती। अब बात करते हैं उस डर की जो अक्सर हमें बदलाव से दूर रखता है। ये डर न केवल हमारे कामों में बल्कि हमारे सोचने के तरीकों में भी फैल जाता है। ये डर हमें ऐसा महसूस कराता है कि जैसे अगर हम कुछ नया करेंगे तो हम असफल हो जाएंगे। लेकिन ये सच नहीं है। असल में बदलाव हमें अपनी सीमाओं को समझने और उन्हें तोड़ने का मौका देता है। जब हम बदलाव को खुले दिल से अपनाते हैं तो हम अपने अंदर की ताकतों को पहचानते हैं और उन्हें बाहर लाते हैं। यहाँ एक छोटी सी बात है, कभी आपने सोचा है कि हम कितने मज़ेदार होते हैं जब हमें कुछ नया सीखने का मौका मिलता है? क्या आप जानते हैं कि एक नया तरीका अपनाने में कितनी खुशी और रोमांच होता है? ये वही पल है जब हम खुद को साबित कर सकते हैं। ये वह मौका है जब हम खुद को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। और यही तो है असली मजा। बदलाव के साथ एक और दिक्कत आती है समय। हम चाहते हैं कि बदलाव हमारे हिसाब से हो, हमारे तय किए हुए समय में हो। लेकिन हकीकत यह है कि बदलाव कभी भी हमें हमारे समय के हिसाब से नहीं मिलता। यह हमेशा अपने हिसाब से आता है और हमसे कहता है कि अगर तुम बदलने के लिए तैयार हो तो तुम्हें हर दिन एक नया रास्ता अपनाना होगा। यही वो जगह है जहां हमें खुद को चुनौती देनी पड़ती है और वह चुनौती ही हमें अगले स्तर तक ले जाती है। आइए 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी एक ही रूटीन में बंधी रहे? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी में कुछ नया हो, कुछ अलग हो? यह सच है कि बदलाव अक्सर हमें नर्वस करता है, लेकिन यह भी सच है कि यह हमें खुद से बेहतर बनाने का मौका देता है। वह नई सोच, वह नया तरीका, यह सब हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का मौका देते हैं। तो क्यों ना हम बदलाव को एक दोस्त की तरह अपनाएं और उसका स्वागत करें। कभी कभी हमें लगता है कि हम इतने बड़े बदलाव को स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम छोटे छोटे बदलावों से शुरू करें तो हम देखेंगे कि बदलाव का डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये छोटे बदलाव हमें मानसिक रूप से तैयार करते हैं ताकि हम बड़े बदलाव को अच्छे से स्वीकार कर सकें। बदलाव की प्रक्रिया में एक बात और याद रखने वाली है। कभी कभी आपको लगता है कि यह बदलाव गलत दिशा में जा रहा है, लेकिन यकीन मानिए, अगर आप पूरी मेहनत और ईमानदारी से बदलाव के साथ चलते हैं तो आपको यह समझ में आएगा कि यह बदलाव आपको उस दिशा में ले जा रहा है जहां आपको पहुंचना था। इसी तरह अगर आप सोचते हैं कि बदलाव केवल मुश्किल वक्त में आता है तो यह भी सही नहीं है। बदलाव अच्छे वक्त में भी आता है। अगर आप किसी अच्छे मौके का इंतजार कर रहे हैं तो याद रखें कि बदलाव वह मौका हो सकता है जो आप खोज रहे थे। कभी भी किसी मौके को हल्के में न लें। बदलाव की रफ्तार धीमी हो सकती है, लेकिन एक दिन आपको यह पूरी तरह से समझ में आएगा कि यह वही बदलाव था जिसकी आपको जरूरत थी। इसलिए अगले बार जब बदलाव आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो उसे यह सोचकर बंद मत कीजिए कि वह डरावना है या उसे स्वीकार करने में कठिनाई है। सोचिए कि यह एक मौका है, एक अवसर है, और अगर आप इसका सही इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। बदलाव का स्वागत करें, उसे गले लगाएं और फिर देखिए कि कैसे वह आपको एक नए जीवन की ओर ले जाता है जो पहले से कहीं ज्यादा अच्छा, ज्यादा संतुलित और ज्यादा खुशहाल हो सकता है। बदलाव कभी भी सही वक्त पर नहीं आता, लेकिन जब वह आता है तो वह हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। हमें केवल इसे सही तरीके से अपनाने की जरूरत है। हर छोटे बदलाव में एक बड़ी सफलता छुपी होती है।
और अगर हम हर बदलाव को खुले दिल से अपनाएं तो हम न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बदल सकते हैं। यही है बदलाव की असली ताकत। जब हम जिंदगी के बारे में सोचते हैं तो हमें अक्सर लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच में वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए? यह सवाल हमें तब आता है जब हम खुद से पूछते हैं, मैं कौन हूं? और यह सवाल भी अक्सर हमारे सामने आ जाता है जब हम अपने आप को किसी न किसी भूमिका में बंधे हुए महसूस करते हैं, जैसे कि एक छात्र, एक प्रोफेशनल, एक बेटे बेटी, एक दोस्त या फिर एक पेरेंट। लेकिन सच तो ये है कि असल में हम इन सभी रोल्स से कहीं ज्यादा हैं। हमारी असली पहचान कहीं इन लेबल्स से बाहर है। ये जानने के लिए हमें खुद के भीतर झांकने की जरूरत है, यानी आत्म खोज की यात्रा पर निकलने की। आत्म खोज का मतलब ये नहीं है कि हम बस आराम से बैठकर सोचें कि हम क्या हैं, बल्कि इसका मतलब है अपने आप को पूरी तरह से समझने की कोशिश करना। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। हम कौन हैं? हमारी ताकतें क्या हैं? हमें क्या पसंद है और क्या नफरत? हमें क्या खुश करता है और क्या हमें तकलीफ देता है? ये सारी बातें हमें अपने अंदर से समझनी होती हैं। समाज ने हमें बहुत सारी पहचानें दी हैं, जैसे कि यह तुम हो, वह तुम हो, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारी उम्र है। लेकिन क्या इन सब से हमारी असली पहचान तय होती है? बिल्कुल नहीं। हमारी असली पहचान तो हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारे अनुभवों से बनती है। कभी सोचा है कि जब हम अपनी असली पहचान से जुड़ते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कैसे बदलता है? जब हमें अपनी ताकतों का और कमजोरियों का सही सही पता चलता है तो हम खुद को ज्यादा समझने लगते हैं और किसी भी परेशानी का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें अब यह नहीं लगता कि हमें किसी और की मंजूरी की जरूरत है। हमें यह समझ आता है कि हम जैसे हैं वैसे ही पूरी दुनिया में महत्वपूर्ण है। लेकिन यह समझना आसान नहीं है। हमें बाहरी दुनिया के बहुत सारे दबावों का सामना करना पड़ता है। हर जगह एक मानक होता है, समाज का मानक, परिवार का मानक, दोस्तों का मानक। जैसे तैसे हम उन मानकों को पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं। यही कारण है कि हम कभी अपने आप को पहचान नहीं पाते। हमारे पास जो असली रूप है वो कहीं खो जाता है। कभी सोचिए, जब हम बचपन में थे तो हम कितने बिंदास होते थे। न कोई डर, न कोई दबाव। हम वही करते थे जो हमें अच्छा लगता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम इन सब बाहरी दबावों के असर में आ जाते हैं। आत्म खोज का पहला कदम यही है कि हम इन दबावों को पहचानें और ये समझें कि हमें इन्हें किसी भी हालत में अपनी पहचान बनाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या मैं वाकई वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए, या क्या मैं इस दिशा में जा रहा हूं जो मेरी असली चाहत है? हम अक्सर अपनी पसंद और नापसंद को भी भूल जाते हैं क्योंकि हम सिर्फ समाज के मानकों को पूरा करने में लगे रहते हैं। और यहीं से शुरू होती है आत्म खोज की यात्रा। ये यात्रा आसान नहीं है क्योंकि इसमें हमें खुद से और हमारे आसपास की दुनिया से सवाल करना पड़ता है। कभी कभी हमें यह डर लगता है कि हम अगर अपने आप को पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे तो हमें अपनी कुछ खामियां दिख सकती हैं। हम अपने डर और अपनी असुरक्षाओं से भी रूबरू होते हैं। लेकिन यही वह जगह है जहां हमें अपनी ताकतें भी दिखती हैं। आत्म खोज हमें अपने भीतर छुपी हुई ताकतों को पहचानने का मौका देती है। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो हम खुद को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। आत्म खोज हमें यह भी सिखाती है कि हमारी पहचान कभी स्थिर नहीं होती। हम जैसे थे वैसे अब नहीं हैं और भविष्य में हम और भी बदल सकते हैं। हमारी पहचान हर दिन बदल सकती है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। समाज की यह धारणा कि हमारी पहचान हमेशा एक जैसी रहनी चाहिए, यह सही नहीं है। अगर आप आज वही नहीं हैं जो कल थे तो इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं। इसका मतलब यह है कि आप विकास कर रहे हैं। आप अपनी पहचान को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। यहां पर एक बड़ा सवाल उठता है, अगर हम खुद को पूरी तरह से पहचान लेते हैं तो क्या हमारी जिंदगी सुलझ जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि खुद को जानना एक शुरुआत है, लेकिन उसके बाद हमें उस ज्ञान का सही इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। सिर्फ यह जानना कि हम कौन हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम उस पहचान को बाहर की दुनिया में लागू नहीं कर पाते।
आत्म खोज का दूसरा कदम है अपने इस नए रूप को दुनिया के सामने लाना। ये उस रास्ते पर चलने जैसा है जो पहले अजनबी सा लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम उसे अपना लेते हैं। जब हम अपनी असली पहचान को समझते हैं तो हमारे लिए फैसले लेना आसान हो जाता है। हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। हम अपने सपनों को साकार करने के लिए सही कदम उठाते हैं, बिना किसी डर या संकोच के। आत्म खोज से यह भी साफ हो जाता है कि हमारे अंदर जो कुछ भी है वह एक रास्ता नहीं है, बल्कि कई रास्ते हो सकते हैं। हमें यह समझना होता है कि कोई एक रास्ता ही सही नहीं है। हमारी पहचान फ्लूइड यानी लचीली है और हम उसे कभी भी नई दिशा में ले जा सकते हैं। हमारी पहचान और पसंद नापसंद को जानने के बाद हमें खुद को पूरी तरह से स्वीकार करने की जरूरत है। हम जो हैं वही सबसे अच्छा है। हमें अपनी गलतियों को भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वे हमें कुछ सिखाती हैं। और जब हम ये समझने लगते हैं कि हम किसी एक ढांचे में नहीं फिट होते, तो हम खुद को और दुनिया को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। इसलिए आत्म खोज का मतलब ये नहीं है कि हमें बस अपने अंदर झांकना है और अपने बारे में जानना है, बल्कि इसका मतलब है कि हमें खुद को जानने के बाद अपने उस ज्ञान को दुनिया के साथ शेयर करना है। हमें खुद को सही तरीके से समझना है और फिर उस समझ के साथ अपनी दुनिया को नया रूप देना है। आत्म खोज के साथ साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि हम वही हैं जो हम खुद को मानते हैं, और हम किसी भी समय अपने आप को फिर से परिभाषित कर सकते हैं। हमेशा सुनते आए हैं कि जीवन में सफलता के लिए किसी मजबूत नींव की तरह कुछ चाहिए। वही जैसे अच्छे घर के लिए मजबूत नींव चाहिए होती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमें टिके रहने और आगे बढ़ने के लिए मदद दे। ये नींव कोई महंगे कोर्स या ट्रेनिंग नहीं हो सकती, बल्कि यह होती है हमारे वैल्यूज और सेल्फ डिसिप्लिन, यानी हमारी मूल्य और अपनी आदतों पर नियंत्रण। क्या कभी सोचा है कि अगर जीवन के लिए कोई रोचक और असरदार रेसिपी बनानी हो तो वह क्या होगी? और अगर वह रेसिपी आपको भी जानने को मिल जाए तो क्या आप उसे तुरंत इस्तेमाल करेंगे? खैर, इसका जवाब शायद हाँ होगा, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि जीवन में कुछ ऐसा हो जिससे हम खुद को अच्छे से समझ सकें और आगे बढ़ सकें। तो ये नींव की बात कर रहा हूं, वो क्या है? हम में से कई लोग चाहते हैं कि हम अपने सपनों को हासिल करें। हम चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ हो, हमारा कैरियर बढ़े, रिश्ते अच्छे हों और जीवन में शांति हो। लेकिन क्या हम जानते हैं कि यह सब कुछ सिर्फ अचानक से नहीं होता? किसी भी चीज को टिकाऊ बनाने के लिए हमें शुरुआत में खुद को समझना और सही दिशा में चलना जरूरी होता है। और इसके लिए सबसे पहले हमें अपने कोर वैल्यूज यानी अपनी मूल्यों को समझना होता है। जरा सोचिए, आप दिन भर अजनबियों से मिलते हैं, काम में व्यस्त रहते हैं और बहुत सारी चीजें आपके सामने होती हैं। लेकिन आप क्या करते हैं जब कोई बड़ी मुश्किल आए, जब आपको लगता है कि दुनिया आपको समझ नहीं रही? क्या आप उस वक्त अपनी राह से भटक जाते हैं या फिर आप अपने वैल्यूज को याद करते हैं? यही वो पल होता है जब आपको अपनी नींव की याद आती है। जैसे एक अच्छा जहाज बिना उसके डेक के दिशा और मंजिल तय नहीं कर सकता, वैसे ही अगर हमारी जिंदगी में सही दिशा देने वाली वैल्यूज नहीं है तो हम भी कहीं के नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन की। सुनने में तो यह शब्द थोड़ा सा भारी लगता है, लेकिन असल में यह उतना मुश्किल नहीं है जितना हम समझते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी में किसी भी तरह का बदलाव चाहते हैं तो हमें छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी होगी। कभी कभी हम सोचते हैं कि बड़ी बड़ी चीजें करके ही कुछ बड़ा हासिल किया जा सकता है, लेकिन सच ये है कि छोटे छोटे कदम ही बड़ा बदलाव लाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको फिट रहना है तो रोज सुबह उठकर 10 मिनट एक्सरसाइज करना काफी है। पर अगर आपको यह 10 मिनट भी मिस करने की आदत हो जाए तो फिर कुछ नहीं होगा। इसी तरह से अगर आपके पास अपनी आदतों पर कंट्रोल है तो बाकी सब आसान हो जाता है। आपको यह समझने की जरूरत है कि जब भी कोई बड़ा लक्ष्य तय करते हैं तो सबसे पहले हमें डिसिप्लिन यानी अनुशासन को समझना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी छोटे काम को भी करने में आलसी हो जाते हैं तो उस आलस्य को ठीक करने के लिए कुछ कदम क्या हो सकते हैं? एक बार सोचना, क्या किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबसे जरूरी चीज उसकी शुरुआत होती है या फिर उस लक्ष्य तक पहुंचने का तरीका? ठीक यही अनुशासन के बारे में। अगर आपको लगता है कि आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आप खुद को एक ऐसा मौका दे रहे हैं कि कभी ना बदल सकें। तो अब तक क्या सीखा?
कोर वैल्यूज और सेल्फ डिसिप्लिन आपके जीवन की सबसे मजबूत नींव बन सकती है। जैसे एक मजबूत दीवार की सबसे अच्छी मूरत होती है उसका बुनियादी ढांचा, वैसे ही हमारे जीवन में ये दोनों चीजें मिलकर एक ऐसी स्थिरता बनाती हैं जो लंबे समय तक हमें उबार सकती है। अगर आप अपने वैल्यूज और डिसिप्लिन को समझते हुए छोटी छोटी चीजें सही तरीके से करते रहते हैं तो देखिएगा आने वाले वक्त में आप खुद को एक नई ऊंचाई पर पाएंगे। ये सब आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इस दिशा में एक कदम भी बढ़ाते हैं तो कुछ समय बाद आपको खुद महसूस होगा कि आप एक बेहतर इंसान बन रहे हैं। जैसे जब हम किसी इमारत को बनाते हैं तो हमें उसकी मजबूत नींव की परवाह करनी होती है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ऊपर का हिस्सा कितना अच्छा होगा। पहले हमें तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो बुनियाद है वह सही हो। सिर्फ ऐसा सोचने से ही बड़े लक्ष्य पूरे नहीं होते, बल्कि हमें उन्हीं छोटे कदमों को सही से निभाना होता है जो हमारी रोज की आदतों का हिस्सा बनते हैं। तो जरा सोचिए, क्या आप उस दिशा में चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप वह आत्म अनुशासन विकसित करने के लिए तैयार हैं जो आपके सपनों को हकीकत बना सके? अगर हां, तो फिर यह समय है उन छोटे कदमों को उठाने का जो आपके जीवन की नींव को मजबूत करेंगे। इन चीजों को अपनाने से न सिर्फ आपकी जिंदगी में स्थिरता आएगी, बल्कि आप खुद को एक नई ऊंचाई पर पाएंगे। याद रखिए, बिना वैल्यूज और डिसिप्लिन के जीवन की यात्रा भटक सकती है, लेकिन अगर इन दोनों चीजों के साथ आप सही दिशा में चले तो हर मुश्किल रास्ता आसान हो जाएगा। और यही वो सच है जो हमें याद रखना चाहिए। सही नींव और अनुशासन के साथ आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। मान लो जिंदगी एक लंबी रोड ट्रिप है। अब सोचो, अगर तुम्हारे साथ वाली गाड़ी में बैठे लोग बार बार ब्रेक मार रहे हों, गाने बदल रहे हों या पीछे बैठ के तुम्हें रास्ता ही गलत बता रहे हों, तो तुम्हारी ट्रिप का क्या हाल होगा? ऐसा ही कुछ हमारी असल जिंदगी में भी होता है जब हम गलत लोगों के साथ होते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो हमें सिर्फ साथ ना दें, बल्कि दिल से सपोर्ट करें, थोड़ा बूस्ट करें और ज़रूरत पड़ने पर हिम्मत भी दें, ना कि हर बात पर टॉन्ट मारे, डिमोटिवेट करे या फिर हर चीज़ में नेगेटिविटी घोल दे जैसे कोई एक्सपायर्ड केचप। अब ये बात तो ऑब्वियस है कि हम इंसान हैं, इंसान को कनेक्शन चाहिए। हम कोई लोन वुल्फ नहीं हैं जो अकेले जंगल में घूमता रहे। लेकिन हर कनेक्शन नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखने में दोस्त लगते हैं, पर असल में उनका काम सिर्फ बैटरी ड्रेन करना होता है। तुम उन्हें अपना दर्द बताओ, वो अपना दर्द 3 गुना करके सुना देंगे। तुम खुश हो तो जलन होगी, तुम दुखी हो तो और दुखी कर देंगे। ऐसे लोगों को पोलाइटली लाइफ से अनइंस्टॉल करना जरूरी है, वरना माइंड का रैम और हार्ट की स्टोरेज दोनों फुल हो जाती है। फिर ना नया रिश्ता डाउनलोड होता है और ना ही जिंदगी स्मूथली चलती है। सपोर्टिव रिलेशनशिप्स की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है म्यूचुअल ग्रोथ। मतलब दोनों लोग एक दूसरे की ग्रोथ चाहते हैं। जैसे कोई दोस्त जो तुमसे कहे, भाई आज बहुत आलस आ रहा है, चल जिम चलते हैं, ना कि वो जो बोले, अरे छोड़ना, पिज्जा मंगाते हैं और नेटफ्लिक्स लगाते हैं। एक ऐसा दोस्त जो तुम्हारे सक्सेस से खुश हो, ना कि तुम्हारी स्ट्रगल से सेटिस्फाई। ऐसे लोग तुम्हें रिमाइंड कराते हैं कि तुम केपेबल हो, और जब तुम खुद को डाउट करते हो तब ये लोग तुम्हारा इनर चीयरलीडर बन जाते हैं बिना पॉम-पॉम्स के। अब सोचो, जिंदगी वैसे भी सिंपल नहीं है, ऊपर से अगर आसपास टॉक्सिक लोग हों तो फिर वो जिंदगी नहीं, स्ट्रेस का थीम पार्क बन जाती है। हर दिन एक नया इमोशनल रोलर कोस्टर। इसलिए जरूरी है कि हम उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जो हर बार हमें पीछे खींचते हैं, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो या इंस्टाग्राम पर फेक इंस्पिरेशन देने वाले लोग। टॉक्सिसिटी कोई केमिकल नहीं है जो स्मेल से पकड़ी जाए, ये तो वाइब में होती है। जब भी कोई इंसान रिपीटेडली आपको गिल्ट फील कराए, इमोशनली ड्रेन करे या आपकी वैल्यू को इग्नोर करे, समझ जाओ वो इंसान तुम्हारे सिस्टम के लिए वायरस है। अब बात आती है कि कैसे बनाएं सपोर्टिव रिलेशनशिप्स। सबसे पहले खुद सपोर्टिव बनो। मतलब तुम्हें भी दूसरों के लिए वो इंसान बनना है जो तुम अपने लिए ढूंढ रहे हो। जब तुम खुद किसी की मदद करते हो, मोटिवेट करते हो, ऑनेस्ट रहते हो, तो वैसी ही एनर्जी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होती है। ये कोई स्पिरिचुअल डायलॉग नहीं है, ये लिटरली साइकोलॉजिकल पैटर्न है। पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव लोगों को खींचती है। और हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम हर किसी की थेरेपिस्ट बन जाओ, बाउंड्रीज रखना भी जरूरी है। सपोर्टिव लोग हमेशा तुम्हारे पास फिजिकली ही हों ऐसा जरूरी नहीं है।
कुछ लोग सिर्फ एक कॉल की दूरी पर होते हैं, पर वो कॉल तुम्हारे दिन को बना देती है। कुछ लोग सालों में एक बार मिलते हैं, लेकिन उनका वाइब ऐसा होता है कि बस मिलकर बैटरी फुल हो जाती है। वही लोग असली सपोर्टिव लोग होते हैं। और फिर कुछ ऐसे होते हैं जो रोज मिलते हैं, लेकिन हर बार तुम्हारा कॉन्फिडेंस माइनस कर जाते हैं। ऐसे लोगों से ज्यादा तो ऑटो वाले पॉजिटिव होते हैं, कम से कम वो समय पे ड्रॉप कर देते हैं। सपोर्टिव रिलेशनशिप्स आपको हीलिंग का स्पेस देते हैं। जब आप टूटे हुए हों, जब आप अपने वर्स्ट फेज में हों, तब ये लोग आपको धीरे से उठाते हैं, डस्ट हटाते हैं और कहते हैं चल फिर से ट्राई करते हैं। ये लोग आपको जज नहीं करते, कंपेयर नहीं करते और ना ही आपकी वीकनेसेस पर स्पॉटलाइट डालते हैं। इन लोगों के साथ आप खुद को वैसे ही एक्सप्रेस कर सकते हो जैसे हो, बिना फिल्टर, बिना कैप्शन। अब सुनो, ये कोई इंस्टा रील नहीं है कि सिर्फ एक स्वाइप में लाइफ में सही लोग आ जाएं। सपोर्टिव रिलेशनशिप्स बनाना टाइम लेता है, ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। कभी कभी ओल्ड टॉक्सिक लोगों को छोड़ना भी पड़ता है, जो मुश्किल होता है, क्योंकि दिल कहता है इतने साल साथ था, लेकिन दिमाग बोलता है अब और नहीं सह सकते। और बिलीव करो, जब आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाते हो तो अंदर से हल्का महसूस होता है, जैसे किसी ने हैवी बैकपैक उतार दिया हो। कई बार हम डरते हैं कि अगर टॉक्सिक लोगों को छोड़ दिया तो अकेले रह जाएंगे, पर क्या तुमने कभी सोचा कि अकेले रह जाना उन लोगों के साथ रहने से बेटर है जो हर दिन तुम्हारा एनर्जी मीटर जीरो कर देते हैं? अकेलापन कभी कभी रिचार्ज का काम करता है, और फिर जब सही लोग आएंगे तो वो तुमसे तुम्हारी लाइट मांगेंगे नहीं, वो खुद भी रोशनी देंगे। तो अब अगर आप सोच रहे हो कि हाँ, मेरे लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इमोशनल वैम्पायर्स की तरह हैं, तो उन्हें रिस्पेक्टफुली बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। और जिन लोगों के साथ बात करके आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, जिनसे मिलके आप इंस्पायर फील करते हो, उन लोगों को लाइफ में और स्पेस दो, क्योंकि जिंदगी में वो लोग जरूरी हैं जो तुम्हारे साथ जेन्युइनली खुश होते हैं और तुम्हारे रोने पर बिना एजेंडा के कंधा देते हैं। अंत में यही कहना है, अपनी ट्रिप को एंजॉय करना है तो गाड़ी में वो लोग बैठाओ जो म्यूजिक अच्छे सुनते हो, मैप देखना जानते हो और सफर को आसान बनाए। नहीं तो अकेले ही बाइक उठा लो, कम से कम पीछे कोई टोकने वाला तो नहीं होगा। अब सोचो, क्या तुम रेडी हो अपनी गाड़ी में बैठे लोगों की लिस्ट चेक करने के लिए? तुम कभी कभी सुबह उठते ही मोबाइल चेक करते हो, फिर ऑफिस के लिए भागते हो, रास्ते में सोचे जा रहे हो कल बॉस ने क्या बोला था, फिर शाम को घर आकर नेटफ्लिक्स पे कुछ देख रहे हो पर दिमाग कहीं और है, और फिर सोचते हो यार टाइम तो पता ही नहीं चला। सही पकड़े हो, क्योंकि सच में टाइम नहीं गया, तुम ही वहां मौजूद नहीं थे। माइंडफुलनेस यानी प्रेजेंट मोमेंट में जीना, ये कोई गूगल बाबा का नया ट्रेंड नहीं है, बल्कि जिंदगी को सच में महसूस करने का तरीका है। और नहीं, इसके लिए तुम्हें पहाड़ों में जाकर घंटी बजानी नहीं पड़ेगी। ये तो वहीं हो सकता है जहां तुम अभी हो, बस थोड़ा स्लो, थोड़ा अवेयर और थोड़ा ग्रेटफुल बनना पड़ेगा। आजकल हर कोई फ्यूचर की टेंशन और पास्ट की ओवरथिंकिंग में फंसा हुआ है, जैसे कोई पुरानी व्हाट्सएप चैट को बार बार पढ़ता रहे और नए मैसेजेस मिस कर दे। माइंडफुलनेस का मतलब यही है, जो चल रहा है उसी को फील करना। जैसे अगर तुम चाय पी रहे हो तो बस उसी चाय को एंजॉय करो, उसमें फ्यूचर की चिंताएं या ऑफिस पॉलिटिक्स का मसाला मत डालो। अब तुम सोच रहे होगे कि चलो ठीक है, माइंडफुलनेस अच्छा है, पर इससे होगा क्या? तो सुनो, इससे स्ट्रेस कम होता है, फोकस बढ़ता है और तुम अपने अंदर के इरिटेटिंग दोस्त यानी खुद की आवाज जो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचती रहती है, को थोड़ी देर चुप करा सकते हो। माइंडफुलनेस बेसिकली तुम्हारे दिमाग के ट्रैफिक को एक रेड सिग्नल पे रोक देता है ताकि तुम थोड़ा ब्रीथ कर सको। एक बहुत सिंपल तरीका है डीप ब्रीदिंग। हाँ, वही जो डॉक्टर भी बोलते हैं, गहरी सांस लो, पर हम में से कितने लोग असली में लेते हैं? डीप ब्रीदिंग से तुम्हारा नर्वस सिस्टम काल्म होता है और अचानक से लगता है कि जिंदगी इतनी भी ड्रामेटिक नहीं है जितनी अभी 2 मिनट पहले लग रही थी। अगर तुम हर दिन बस 5 मिनट कॉन्शियसली सांस ले लो, मतलब इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, तो तुम अपने दिमाग को जिम करवाते हो, माइंडफुलनेस का जिम। अब आते हैं ग्रैटिट्यूड वॉक्स पे, मतलब ऐसे वॉक्स जहां तुम हेडफोन्स ना लगाओ, ना किसी से बात करो, बस अपने आसपास देखो और उन चीज़ों के लिए थैंकफुल बनो जो पहले ऑब्वियस लगती थी, जैसे पेड़ों की हवा, बच्चे की हंसी, दुकान से आती समोसे की खुशबू। हाँ, ग्रैटिट्यूड में समोसा भी शामिल है अगर वो तुम्हारा दिल खुश करता है। माइंडफुलनेस का मतलब फैंसी नहीं है, उसका मतलब है छोटे छोटे मोमेंट्स को सीरियसली लेना। जिंदगी इंस्टाग्राम नहीं है जहां सिर्फ हाईलाइट दिखती है, ये व्हाट्सएप की तरह है, कभी स्टेटस में गाना चलता है, कभी टाइपिंग
और माइंडफुलनेस वही टाइपिंग को भी अप्रिशिएट करना सिखाता है। माइंडफुलनेस हमें यह भी सिखाता है कि इमोशंस आएंगे पर उनसे बह जाना जरूरी नहीं। मतलब अगर गुस्सा आया है तो उसे देखो, समझो, पर उस पर एक्शन मत ले लो जैसे तुम ही हल्क हो। सैड हो तो उसे भी फील करो, पर डिप्रेशन की इंस्टाग्राम पोस्ट बनाने की जल्दी ना करो। माइंडफुलनेस तुम्हारे फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना सिखाता है, रिएक्ट करने से पहले रिकॉग्नाइज करना। माइंडफुलनेस का एक और बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है, ये तुम्हें दूसरों की बात सुनना सिखाता है। हाँ, वो भी बिना बीच में काटे, बिना जवाब सोचते हुए। इमेजिन करो अगर तुम किसी से बात कर रहे हो और वो तुम्हारी बात पूरी अटेंशन से सुने, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई फ़ोन नहीं, सिर्फ प्रेजेंस, कैसा लगेगा? माइंडफुलनेस यही सिखाता है कि जब कोई तुमसे बात करे तो तुम वहां सच में मौजूद रहो, न कि सिर्फ सर हिलाते हुए इंटरनली ग्रोसरी लिस्ट बना रहे हो। अब कुछ लोग बोलेंगे मेरे पास तो टाइम नहीं है इतना सब करने का। भाई, तुम्हारे पास इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने का टाइम है, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड पढ़ने का टाइम है, तो माइंडफुलनेस का क्यों नहीं? माइंडफुलनेस टाइम नहीं लेता, ये तो तुम्हारे टाइम को मीनिंगफुल बनाता है। तुम खाना खा रहे हो, बस उसी पर ध्यान दो। तुम किसी से बात कर रहे हो, पूरी तरह प्रेजेंट रहो। तुम नहा रहे हो, उस गर्म पानी को फील करो जैसे कोई सस्ता स्पा सेशन हो। माइंडफुलनेस यही है बोरिंग चीज़ों में भी ब्यूटी देखना। और सबसे फनी बात यह है कि जब तुम माइंडफुल होते हो तो तुम स्मॉल जॉयस को एंजॉय करने लगते हो, जैसे पहली बारिश की स्मेल, सुबह की गर्म चाय, या फिर वो मोमेंट जब एलिवेटर का बटन दबाते ही वो आ जाता है। रेयर जॉय, आई नो। माइंडफुलनेस तुम्हें दिखाता है कि हैप्पीनेस इंस्टाग्राम पर नहीं, क्वोट्स में नहीं, बल्कि तुम्हारी नॉर्मल लाइफ में ही छुपी हुई है। माइंडफुलनेस में परफेक्शन की जरूरत नहीं है। तुम अगर रोज 100 बार भटकते हो तो भी कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम एक बार फिर वापस आ जाओ। ये कोई सीधा रास्ता नहीं है, ये तो उलझा हुआ हेडफोन है जिसे धीरे धीरे सुलझाना होता है। और हाँ, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, तब भी रुको मत। माइंडफुलनेस कोई ताली बजाने वाला मैजिशियन नहीं है, ये तो वो साइलेंट फ्रेंड है जो धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ में बदलाव लाता है। जैसे वजन कम करते हुए जीन्स ढीली हो जाती है। कभी खुद को पॉज देकर देखो, वो भी बिना गिल्ट के। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और सोचो अभी मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसा महसूस कर रहा हूँ। माइंडफुलनेस तुम्हें अपने माइंड और बॉडी का GPS देता है ताकि तुम खो ना जाओ, और अगर खो भी गए तो वापस खुद तक लौट सको। आखिर में माइंडफुलनेस फैंसी टेक्निक नहीं है, ये तो रिमाइंडर है कि तुम जिंदा हो और हर मोमेंट इंपॉर्टेंट है। तो आज से प्रैक्टिस शुरू करो, थोड़ा स्लो चलो, थोड़ा ध्यान से सुनो, थोड़ा महसूस करो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी का सेम पुराना रोजमर्रा सडनली एक नया एक्सपीरियंस बन जाता है। अब बताओ, क्या तुम रेडी हो उस मोमेंट को ट्रूली फील करने के लिए जहां तुम अभी हो? कभी कभी ना लगता है कि हमारे अंदर कोई सुपर हीरो है, बस वो अभी छुट्टी पर गया हुआ है। दिन भर की टेंशन, डर, लोग क्या कहेंगे वाली वाइब्स और एक परपेचुअल फीलिंग कि हम शायद इनफ नहीं हैं, ये सब उस सुपर हीरो को नींद की गोली देकर सुला देते हैं। पर सच्चाई ये है कि हमारा असली स्ट्रेंथ हमारे अंदर ही है, बस उसे अनलॉक करने के लिए करेज और थोड़ी पॉजिटिव एफर्मेशंस की चाबी चाहिए। हाँ, वही मैं कर सकता हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ जैसी बातें जो पहले तो थोड़ी चीज़ी लगती हैं, पर अगर सीरियस ली जाएं तो कॉन्फिडेंस को स्टेरॉइड्स दे देती हैं। अब सोचो, तुम्हें कोई नया काम करना है, कुछ ऐसा जो दिल कहता है कर ले, पर दिमाग कहता है क्या तू पागल है? जैसे पब्लिक स्पीकिंग, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना, या फिर किसी को अपने दिल की बात बताना, जो कई बार बिजनेस स्टार्ट करने से भी ज्यादा रिस्की लगता है। ऐसे टाइम पर डर आना नॉर्मल है, पर यहाँ खेल में आता है करेज, मतलब डर के होते हुए भी एक्शन लेना। करेज कोई बॉलीवुड वाला ड्रामेटिक एंट्री नहीं है, ये तो डेली छोटे छोटे डिसीजंस में दिखता है, जैसे अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस करना, नो बोलना जब तुम्हारा दिल साफ कह रहा हो, और उस रास्ते पर चलना जहां गारंटीज नहीं है, सिर्फ पॉसिबिलिटीज हैं। अब बात करते हैं एफर्मेशंस की। ये कोई इंस्टाग्राम कोट्स नहीं है जो बस देखने में अच्छे लगते हैं, ये तो मेंटल प्रोग्रामिंग की तरह काम करते हैं। जैसे तुम्हारे दिमाग को रोज एक नया अपडेट देना जिसमें बग्स हटाकर कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और काल्मनेस इंस्टॉल किया जाता है। जब तुम बार बार बोलते हो कि मैं हूं केपेबल, आई एम इनफ या आई ट्रस्ट माई सेल्फ, तो दिमाग उसे सुनता है और धीरे धीरे मानने भी लगता है। ऑफ कोर्स पहले दिन दिमाग बोलेगा भाई क्या मजाक चल रहा है,
पर कंसिस्टेंसी के साथ वही दिमाग एक दिन खुद एफर्मेशंस करने लगेगा बिना तुम्हारे कहे। विजुअलाइजेशन भी बड़ा काम का टूल है। जैसे तुम किसी गोल को इमेजिन करते हो पूरे डिटेल्स के साथ, जैसे वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, दिमाग इसे रियल मानने लगता है। और जब तुम बार बार खुद को सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट और बैलेंस्ड इमेजिन करते हो तो तुम्हारे अंदर वैसे एक्शंस करने की मोटिवेशन खुद ब खुद आने लगती है। थोड़ा फिल्मी लगता है, पर न्यूरोसाइंस भी इसे सपोर्ट करता है। यानी तुम अपने आप को मेंटली उस वर्जन में सेट कर देते हो जो तुम बनना चाहते हो, फिर बॉडी उस माइंड को फॉलो करती है। अब तुम्हें लगेगा कि इतना आसान होता तो सब कर लेते। सही है, सब करते भी नहीं है, क्योंकि करेज दिखाना कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलने जैसा होता है, और वही तो सबसे स्केरी पार्ट है। तुम्हें लगेगा कि लोग हंसेंगे, फेल हो जाओगे, या फिर तुम्हारी चुपचाप वाली पीस डिस्टर्ब हो जाएगी। पर सोचो, क्या वो पीस सच में पीस है या बस एक साइलेंट सफरिंग? इनर स्ट्रेंथ उसी वक्त बाहर आता है जब तुम डिसाइड करते हो कि अब और नहीं, अब एक्शन चाहिए। उस एक डिसीजन में पावर होता है, और ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये रियल लाइफ में बार बार प्रूव हुआ है। कई बार हम अपनी वर्थ को लोगों की नज़रों में देखते हैं जैसे उनका ओपिनियन ही हमारा रियलिटी है। पर इनर स्ट्रेंथ तब आती है जब तुम अपने बारे में खुद की डेफिनेशन बनाते हो। तुम खुद से पूछो, क्या मैं वो हूं जो लोग कहते हैं या जो मैं महसूस करता हूं? जब तुम एफर्मेशन से खुद को वैलिडेट करते हो तो बाहरी वैलिडेशन की जरूरत कम हो जाती है, और बिलीव मी, वो फीलिंग एकदम फ्रीइंग होती है। मतलब तुम खुद के लिए जीना शुरू कर देते हो जैसे कोई अच्छा वाला रिबेलियस टीनेजर जो अब मैच्योर भी हो गया है। अभी थोड़ा रियल टॉक करते हैं। हर दिन तुम स्ट्रांग फील नहीं करोगे, हर दिन करेज नहीं आएगा, और हर दिन एफर्मेशंस भी काम नहीं करेंगे। कभी कभी लगेगा कि सब बकवास है और सब कुछ गिर रहा है, पर वहीं पर इनर स्ट्रेंथ एक्चुअल टेस्ट होती है। क्योंकि स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं है कि तुम हर दिन सुपरमैन बनो। इसका मतलब है कि तुम गिर कर भी उठो, डर कर भी चलो, और डाउट में भी ट्रस्ट रखो। थोड़ा फिलोसॉफिकल लग रहा होगा, पर यही सच्चाई है। तुम्हारा दिमाग बहुत बार नेगेटिव थॉट्स प्रोड्यूस करेगा, जैसे कोई आउटडेटेड न्यूज़ चैनल जो हर वक्त डर फैलाता रहता है। एफर्मेशंस उस चैनल का म्यूट बटन है। जब तुम रोज खुद को पॉजिटिव मैसेजेस देते हो तो दिमाग को दूसरा ऑप्शन मिलता है, वो स्लोली नेगेटिविटी से अनसब्सक्राइब करता है। लेकिन ये टीवी नहीं है जहां एक बार क्लिक करके चैनल बदल जाए। इसे डेली रिचार्ज चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। अब इमेजिन करो एक नॉर्मल डे में जब तुम किसी काम से डर रहे हो और तुम्हारा दिमाग कह रहा है तू फेल हो जाएगा। उस वक्त तुम थोड़ा पॉज लेते हो और धीरे से कहते हो मैं केपेबल हूं, और फेलियर से सीखने को ही स्ट्रेंथ कहते हैं। ये सिंपल लाइन तुम्हारे दिमाग की एंटायर वायरिंग को ट्विस्ट कर सकती है, और वही ट्विस्ट तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। करेज और एफर्मेशंस कोई वन टाइम कोर्स नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है, एक रूटीन है जो स्लोली तुम्हारे कैरेक्टर का हिस्सा बन जाती है। जैसे ब्रशिंग कोई हीरोइक टास्क नहीं, पर करो ना तो दिन बिगड़ जाता है। वैसे ही एफर्मेशंस और करेज का प्रैक्टिस छोटा दिखता है, पर इफेक्ट बड़ा होता है। और हाँ, जो लोग कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग से क्या होता है, उनसे पोलाइटली पूछना चाहिए कि नेगेटिव थिंकिंग से क्या कर लिया अब तक। इनर स्ट्रेंथ कभी भी लाउड नहीं होती, वो तो अंदर से विस्पर करती है, तू कर सकता है, थोड़ा और धैर्य रख। और जब तुम उस विस्पर को सुनना शुरू करते हो तो बाहर की दुनिया का शोर थोड़ा हल्का लगने लगता है। आखिर में बात बस इतनी है, तुम अपने सबसे बड़े एनिमी और सबसे अच्छे सपोर्टर खुद हो। डर लगेगा, लोग हंसेंगे, कभी कभी खुद भी खुद पे डाउट आएगा, पर अगर तुम उस इनर वॉइस को नर्चर करते रहो, एफर्मेशन से खुद को रिमाइंड करते रहो कि तुम इनफ हो, और करेज से छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहो, तो तुम ना सिर्फ मुश्किलों से बाउंस बैक करोगे, बल्कि पहले से भी ज्यादा वाइज, स्ट्रांग और ग्राउंडेड बनोगे। तो अगली बार जब तुम मिरर में खुद को देखो तो एक बार मुस्कुराकर ये कहना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हाँ थोड़ा ड्रामा के साथ। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।